हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत 12th क्लास के सिलेबस में दी जाने वाली इन जनजातियों में सबसे अंतिम जनजाति गौड़ जनजाति, जिसका अध्ययन आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। इससे पहले विश्व की प्रमुख 3 जनजातियों का अध्ययन अपन ने कर लिया है, जिसमें एस्किमो, बुशमैन और भील। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने भील जनजाति के अध्ययन के बारे में आपको बताया था कि भील जनजाति जो है वो कौन कौन से प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करती है, किस प्रकार से उनका ऐतिहासिक स्वरूप रहा है, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक किस प्रकार से भील जनजाति ने एक जनजातीय समूह को अपने जनजातीय संस्कृति के अंतर्गत बनाए रखा है और वर्तमान में इनका स्वरूप कैसा है। ये संपूर्ण चीजें भीलों के संदर्भ में अपन ने इससे पहले के जो वीडियो में पढ़ा है। अब आज बात जो करेंगे अपन वो है अपना जनजातीय समूह, कौन सा? गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति समूह जो है ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला या संख्या रखने वाला जनजातीय समूह है। जो अपने भारत में देखा जाए तो ये लगभग प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये सबसे अधिक निवासित हैं। तो ये कहाँ पर निवासित है, किस किस प्रकार की विशेषता रखता है ना, इनके निवास क्षेत्र क्या है, इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इनकी समाज और संस्कृति क्या है, और ये आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क करने के पश्चात इनका जो वर्तमान का स्वरूप है ये किस प्रकार का है, इसका अध्ययन आज अपन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं गौड़ जनजाति, है ना। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम है गौड़, अब ये जो जनजाति है सबसे पहले इसकी हमने विशेषता है कि ये जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। किस हिसाब से? संख्या के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा है, अब भारत में ये कहां पर निवास करते हैं? तो भारत में ये जो जनजाति है ये प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति है और यहीं पर निवास करने वाली प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली संपूर्ण जनजाति को गौड़ जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो अपन देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति को कहा जाता है। तो गौड़ किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में निवास करने वाली जनजाति का नाम गौड़। अब देखिए, गौड़ जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसकी बात करें तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा शब्द से। किससे हुई है? खोंडा, और जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। तो नेक्स्ट देखते हैं गौड़ शब्द की उत्पत्ति
होंडा से हुई है। जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। मतलब ये जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है, इसीलिए इसको होंडा से जो है वो गोंड जनजाति में क्या किया है, जो परिवर्तित किया है इसका नाम, और इसी से इस नाम की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो गोंड जनजाति की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? होंडा शब्द से। और होंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। ठीक, अब देखिए इसके बाद में ये लोग गोंड के अलावा यहाँ पर और भी प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं? तो ये नामों से जाने जाते हैं, एक तो कोइटूर और दूसरा कोल, दो नामों से ये जाने जाते हैं। तो गोंड जनजाति जो है या ये लोग अपने आप को कोइटूर कोल भी कहते हैं, या ये इन नामों से भी जाने जाते हैं। तो क्या हो गया? कोइटूर और कोल। ठीक, अब इसके बाद में इन लोगों का इतिहास क्या रहा है? वैसे देखा जाए तो 16वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं मध्य 18वीं शताब्दी के आसपास ये लोग जो है ये लगभग इस प्रायद्वीपीय भारत के 4 ऐसे गढ़ थे। उन 4 गढ़ों में या 4 राज्यों में ये शासित थे, मतलब शासन करते थे, इनका राज था। अब ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य मुख्य रूप से कहाँ पर शासित थे? तो एक तो गढ़ था मांडला, दूसरा देवगढ़, चांदा और खेड़ला, है ना। तो कौन कौन से थे मैं लिख लेता हूं। 16वीं शताब्दी से मध्य 18वीं शताब्दी तक मध्य भारत के 4 राज्यों या गढ़ कह सकते हो, में ये लोग शासित थे। अब 4 कौन से? सबसे पहला गढ़ मांडला, ठीक। नंबर 2 चौदा, नंबर 3 14 के बाद खेड़ला, और नंबर 4 जो था वो था देवगढ़। कौन सा था? देव। तो कौन कौन से हो गए? मांडला, चौंदा, खेड़ला और देवगढ़। ये यहां पर क्या करते थे? राज करते थे। कब? 16वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी के मध्य। कहां पर? मध्य भारत के ये मुख्य गढ़ माने जाने वाले हैं, जहां पर ये गोंड जनजाति क्या करती थी? शासन करती थी। मतलब ये राज करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में राज करने वाले ये लोग हैं। अब देखिए यहां पर लगभग इस 18वीं शताब्दी के आसपास किसने आक्रमण किया? मराठों के आक्रमण के पश्चात ये जनजाति जो है वो इन क्षेत्रों से खदेड़ ली गई और यहाँ से बिखर करके और ये अन्य प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के और निवासित हो गई। ठीक, तो ये वो था गोंड जनजाति का अपना
एक सामान्य परिचय कि भाई ये जनजातीय समूह कैसा जनजातीय समूह है और विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है संख्या की दृष्टि से। भारत में ये कहां पर निवास करता है? तो भारत में ये प्रायद्वीपीय भारत में निवास करता है। गौड़ जनजाति की उत्पत्ति जो है वो कौन से शब्द से हुई है? खोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ी होता है। और इसके अलावा भी ये किन नामों से जाने जाते हैं? तो गौड़ जनजाति को कोयटूर और कोल नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो प्राचीन इतिहास जो है वो शासित स्वरूप का रहा है, मतलब इन लोगों ने भी राज किया है, शासन किया है। तो कहाँ किया है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से मध्य भारत के 4 गढ़ों की बात की है, मांडलागढ़, चौदा, खेड़ला और देवगढ़। अब यहाँ पर ये राज तो करते थे, लेकिन मराठों के 18वीं शताब्दी के आसपास आक्रमण के पश्चात इन लोगों को यहाँ से क्या कर दिया गया? खदेड़ दिया गया और यहाँ से इन लोगों को जो है वो बिखेर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद में अपन इनकी बात करते हैं निवास क्षेत्र। अब निवास क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो ये मुख्य रूप से कहाँ निवासित है? देखिए निवास क्षेत्र मुख्य रूप से अपन ने अभी बात की कि ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजाति है और दूसरा मध्य भारत के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजाति है। तो प्रायद्वीपीय जो खंड है अपना मध्य भारत है, इसमें ये लोग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। कौन कौन से? पहले का तो देखो ये लोग मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास ही महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। तो ये लोग कहां निवास करते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। अब ये कहां पर है? आप भारत के मैप में इसको आसानी से समझ सकते हो। मैं यहाँ पर छोटा सा भारत का मैप ड्रॉ कर देता हूं। भारत का मैप आप लोगों को सबको बनाना सीखना है। देखिए ये इस मैप के अंतर्गत मुख्य रूप से ये लोग मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और ये महाराष्ट्र और कुछ एक भाग जो है वो असम के अंतर्गत, ये यहाँ पर मुख्य रूप से ये लोग पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया महाराष्ट्र का कुछ भाग, ये महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश और यहीं पर ये आया आंध्र प्रदेश का उत्तरी पोर्शन तेलंगाना, है ना। फिर यहाँ पर ये उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड का पोर्शन, छत्तीसगढ़ का पोर्शन, उड़ीसा का पोर्शन और ये यहाँ पर है असम का पोर्शन। ठीक है। अब ये मुख्य रूप से भारत के इस मध्य भाग में निवासित है।
कहां पर? इस क्षेत्र में। ठीक, अब यहीं पर आती है कुछ पहाड़ियां, कौन कौन सी? यहीं पर है सतपुड़ा, यहीं पर है मेकाल, यहीं पर है बस्तर। ठीक, ऐसी कुछ और भी पहाड़ी क्षेत्र जो है वो यहाँ पर जो पाया जाता है। इन पहाड़ियों में ये लोग निवासित हैं। इसके अलावा यही तो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, गोदावरी है ना, नर्मदा, ताप्ती है ना, सोन नदी, ये महत्वपूर्ण नदियां इन क्षेत्रों से, अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों से जो निकलती हैं, इन नदीय भागों में ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। दूसरा, इनके इन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का तापमान है वो तापमान कितना रहता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मतलब बहुत ही कुछ तापमान रहता है, और कुछ तापमान रहने के साथ साथ वार्षिक जो वर्षा की स्थितियां है वो 130 सेंटीमीटर से लेकर के और 160 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ये भी इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। और ये ऐसी स्थिति, मतलब कुछ तापमान और अत्यधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं, और इन्हीं सघन वनों में ये निवासित जनजाति मानी जाती है। ठीक, तो अब देखिए ये कहाँ पर निवासित है, अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो ये लोग कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के अंतर्गत पाए जाते हैं। मैप में भी मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया कि ये लोग जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा, ये लोग कौन सी पहाड़ी श्रेणियों में पाए जाते हैं? तो पहाड़ी श्रेणियों में मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके वापस कि ये लोग सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियों और मेकाल श्रेणी, मेकाल पहाड़ियों की श्रेणी, सोमदेवगढ़, सोमदेवगढ़ और तो सोमदेवगढ़ की कुछ पहाड़ी या कुछ भूमि कह सकते हैं आप इसको, सोमदेवगढ़ की कुछ भूमि। और दूसरा मैंने और लिखा था आपने बस्तर व इसके अलावा बस्तर के अलावा और जहां पर ये पाए जाते हैं उसका नाम है गड़जत। क्या नाम है? गड़जत की पहाड़ियां। तो ये बस्तर, गड़जत और इनके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये लोग कौन सी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियां, मेकाल श्रेणी है ना, और सोमदेवगढ़ की कुछ भूमि, बस्तर का पठार और गड़जत की पहाड़ियां है ना। और कौन सा था? गड़जत की पहाड़ियां। ठीक, अब इसके अलावा यहाँ पर इन पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियां निकलती है ना। तो ये देश की प्रमुख नदियां यहाँ से निकलती कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी आदि। इनका भी उद्गम स्थल कहां से है? यही से। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण चीज कि ये जो गड़जत की और ये जो देवगढ़ की, मेकाल की और सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, ये यहाँ पर लगभग 600 से 900 मीटर के बीच में ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर प्रमुख जो नदियां हैं वो नदियां निकलती हैं इन क्षेत्रों से या इन पहाड़ियों से। देश की महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। जिसमें कौन कौन सी है? नर्मदा कहां से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से है ना। नर्मदा, ताप्ती ये भी कहां से निकलती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से, मतलब मध्य प्रदेश से। फिर सोन नदी कहां से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। ठीक, और उसके बाद में महानदी, ये भी कहां से? इस मध्य प्रदेश के कुछ
पहाड़ियों से निकल करके और कहाँ चली जाती है, उड़ीसा में चली जाती है। और इसके अलावा है महानदी के अलावा गोदावरी कहाँ से, महाराष्ट्र की नासिक की पहाड़ियों से निकल करके, और ये भी दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण नदी कहलाती है। वैसे इस गोदावरी को दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मुख्य नदियां जो है वो कहाँ से निकलती हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। अब इसके अलावा यहाँ के तापमान की मैंने आपको बताई थी बात कि तापमान कितना रहता है, तो यहाँ पर तापमान, यहाँ का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अब तापमान के बाद वर्षा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर औसत वर्षा जो है वो कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच। ठीक, तो ये तो मुख्य रूप से इनके निवास क्षेत्र हो गए और गौड़ जनजाति का सामान्य परिचय हो गया। तो आज अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, आज अपन इस चैप्टर में ये पढ़ा कि गौड़ जनजाति की जो है उत्पत्ति वो कौन से शब्द से हुई है, ये विश्व का किस प्रकार का जनजातीय समूह है, इसके अलावा इस गौड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई उसका अर्थ क्या होता है, और पढ़ा हमने कि इनको और भी किन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा 18वीं शताब्दी तक इन लोगों का क्या स्वरूप था, और उसके पश्चात यदि ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय जो स्वरूप में जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, उसका कारण क्या था, वो थे उसका मराठों का आक्रमण था। इसके अलावा इनके निवास क्षेत्र क्या है, तो मैप बना करके मैंने आपको मैप ड्रॉ करके बता दिया कि ये भारत के मध्य भारत में कहाँ पर जो है वो निवासित हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में निवासित ये जनजाति है। तो जिसमें मध्य प्रदेश है, एमपी है ना, इसके साथ महाराष्ट्र है और तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और असम, इन राज्यों को अलग अलग प्रकार से आपको मैप के माध्यम से भी समझा दिया गया। और इन क्षेत्रों से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों की बात की, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात की। पहाड़ियों के अंतर्गत सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, मेकाल की श्रेणी है ना, देवगढ़ की, सोम देवगढ़ की कुछ भूमि है, इसके अलावा बस्तर के पठार हैं और गढ़जत की पहाड़ियां हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें जो है वो इन क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर इन पहाड़ी क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर के मध्य में ऊंचाई है, इसलिए इन क्षेत्रों से कई महत्वपूर्ण देश की नदियां भी निकलती हैं, जो दक्षिणी भारत में या मध्य भारत में सिंचाई के स्वरूप के रूप में या इन लोगों के पेयजल की आपूर्ति के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, सोन नदी है ना, महानदी है और गोदावरी। इन महत्वपूर्ण नदियों का जिक्र भी हमने इस चैप्टर के अंतर्गत किया, और इन्हीं नदियों से ये अपना जो है विभिन्न प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप भी ये लोग करते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने अपना निवास क्षेत्र जो है वो इन क्षेत्रों को चुना है। इसके अलावा इस क्षेत्र का तापमान कितना है, तो वो भी अपन ने पढ़ा कि 40 डिग्री तक इन क्षेत्रों का तापमान रहता है। कुछ तापमान और वर्षा जो औसत है वो 120 से 160 सेंटीमीटर के मध्य में रहती है। ये अधिक होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में सघन वनस्पति पाई जाती है, और ये इन्हीं सघन वनस्पति और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। इससे आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि गौड़ जनजाति का जो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में या इसमें कमेंट करके और बता सकते हैं। थैंक यू।